यूँ तो राज्यसभा का चुनाव जो है वो तब तक उस तरीके की चर्चा में नहीं आता जब तक अहमद पटेल जैसा चुनाव ना हो, या फिर राजस्थान में जिस तरीके की बाड़ेबंदी पिछले बरस हुई थी, 1 बरस पहले, उस तरीके का चुनाव हो। लेकिन अब ये भाजपा के दौर की राजनीति और इस दौर में राज्यसभा चुनाव भी सुर्खियों में ना आए, ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर राज्यसभा के चुनाव ऐसे होते हैं कि जिसकी पार्टी के जितने विधायक हैं उसके सदस्य सन्नाटे में राज्यसभा चले जाते हैं, पार्टी से लिस्ट आती है और फिर उसके बाद ओथ होती है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, चुनाव होने की नौबत इसलिए आई है क्योंकि बीजेपी ने एक अतिरिक्त कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। आमतौर पे जब विधायकों की संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कि एक चुनाव में 33 विधायक चाहिए, जैसे अभी यूपी में 37 विधायक चाहिए एक सीट के लिए, तो अगर 37 है तो उनको राज्यसभा निर्विरोध भेज दिया जाता है, जैसे सोनिया गांधी या जेपी नड्डा और तमाम लोग पहुँचे हैं। अब इसमें एक पेच क्या फंसा है, इसमें पेच ये फंसा है कि जो तय संख्या के आधार पे अगर ये था, आसानी से बीजेपी के 7 कैंडिडेट जीत रहे थे और थोड़ा खींचतान के सपा के 3 कैंडिडेट जीत जाते। लेकिन खेल कहाँ फंसा, जब बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट उतारा और कैंडिडेट का नाम संजय सेठ। संजय सेठ की कहानी क्या है उसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने न्यूज़ में हमारे साथी हैं दीप, इनसे मैं आपके वो बाकी नाम बतवा देता हूँ कि आखिर दोनों तरफ से कैंडिडेट कौन कौन है, बताइए जरा। पहले सपा की बात करें, 3 कैंडिडेट हैं, जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन। और इसके अलावा बीजेपी के जो 8 कैंडिडेट उतरे हैं उनके नाम है आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन और आखिरी में जो आपने जिक्र किया संजय सेठ। अब संजय सेठ की जरा फोटो दिखा दीजिए, क्योंकि गरारी इसी नाम पर और इसी चेहरे पे फंसी हुई है। कहानी है कि संजय सेठ को मैदान में उतारने के बाद मामला रोमांचक हो गया। सपा को अपना तीसरा कैंडिडेट जिताने के लिए चाहिए था 3 वोट और बीजेपी को चाहिए थे 8 वोट। तो हुआ ये कि आज जो है दोनों तरफ बैठकें हुई और बीजेपी के नेता भी पहुंचे। बीच में आपने तस्वीरें देखी होंगी, राजा भैया के साथ उत्तम पटेल नजर आए थे समाजवादी पार्टी के, की चर्चा होने लगी कि कहीं ये सपा के साथ तो नहीं जाएंगे या लोकसभा चुनाव में इनको सीट दी जा सकती है तो यहाँ राज्यसभा में उसका गठबंधन होगा। फिर राजभर की तस्वीर आई, सबके वोट तोले गए। फाइनली जो है जब छोटे छोटे गठबंधनों पे नज़र थी, लेकिन खेल समाजवादी पार्टी के घर में हो गया, ऐसा सूत्रों के मुताबिक सुनने को मिल रहा है। क्योंकि जो अखिलेश यादव ने बैठक और डिनर बुलाया था उसमें समाजवादी पार्टी के 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं। तो इस बात की पूरी संभावना भाजपा के लिए और पूरी आशंका सपा के लिए ये बरकरार है कि कुछ क्रॉस वोटिंग हो सकती है। और वो जो 6 विधायक नहीं पहुंचे उनका भी नाम सामने आ गया है सूत्रों के मुताबिक। हाँ, सूत्र बार बार इसलिए कहेंगे क्योंकि ऐसी खबरें सूत्रों से ही आती हैं। तो पहला नाम जो सूत्रों के मुताबिक है वो ये है पूजा पाल का। चायल कौशाम्बी की सीट है, कौशाम्बी जिले की, वहाँ से वो विधायक चुनकर आई हैं। उनके पति राजू पाल की हत्या हो गई थी, जो सिटिंग एमएलए थे बसपा से। आरोप लगा था अतीक और उसके भाई अशरफ पर। वो कहानी पुरानी हो गई। अब कहानी ये है कि वो समाजवादी पार्टी में आ गई और समाजवादी पार्टी से जीत करके विधानसभा पहुंची, तो वो नहीं पहुंची हैं। अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक है, अयोध्या की एक सीट है और अभय सिंह की नज़दीकियाँ उस खेमे में भी बताई जाती है जिस खेमे को अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी सूचना मिली कि गोसाईगंज वाले विधायक जी भी डिनर में नहीं पहुंचे। अब वजह कुछ भी हो सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कि कोई रिश्तेदारी में शादी बारात निपटा रहा होगा, अगर ये सीजन नहीं चल रहा होगा तो कोई पूजा पाठ में व्यस्त होगा, घूमने फिरने गया होगा। लेकिन जब नेता विधायक ऐसी बैठकों में नहीं पहुंचते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है। तो गोसाईगंज वाले अभय सिंह का भी नाम है उसमें। राकेश पांडे अम्बेडकर नगर वाले, उनका नाम होना स्वाभाविक है क्योंकि उनके बेटे रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से जो सांसद हैं वो भाजपा कल ही ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो भी नहीं आ रहे हैं। सूचना ये भी है कि वो आए नहीं, मीटिंग में नहीं आए। सूचना ये भी है कि गायत्री प्रजापति की पत्नी जो रायबरेली की सीट से विधायक हैं और महाराजी देवी, माफ़ कीजिएगा, अमेठी से एमएलए हैं महाराजी देवी, वो भी डिनर में नहीं पहुंची हैं। विनोद चतुर्वेदी एमएलए कालपी, जालौन की सीट, जालौन ज़िले की, वही जालौन ज़िला जहाँ से एक बहुत प्रसिद्ध पत्रकार सौरभ द्विवेदी जी आते हैं, उनकी भी सीट कालपी है। उनका वोट मुझे लगता है कालपी में पड़ता होगा। तो विनोद चतुर्वेदी नहीं आए और राकेश प्रताप सिंह एमएलए गौरीगंज, ये 6 विधायकों का नाम आया। ये 6 विधायक अखिलेश यादव की बैठक में नहीं पहुंचे।
जिसके बाद अब ये लगभग तय हो गया है कि संजय सेठ राज्यसभा पहुंच जाएंगे। संजय सेठ कौन है, उनकी कहानी भी आपको जानना समझना चाहिए, बहुत दिलचस्प किरदार है। संजय सेठ एक वक्त मुलायम परिवार के अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, सारा फंड मैनेजमेंट और सब कुछ वही देखते थे। शालीमार करके एक बिल्डर जो सोसाइटी बनाते हैं उसमें वो बहुत अच्छा खासा स्टेक है, एक तरीके से मालिकाना हक रखते हैं, तो पैसे रुपए से भी काफ़ी मजबूत आदमी हैं। जब सत्ता बदली तो वो सत्ता बदलने के साथ साथ वो भाजपा में चले गए और पूंजीपतियों के जो लिस्ट थी जिसमें जो जा रहे थे बीजेपी की तरफ उसमें वो भी शामिल हो गए। उसका तात्कालिक फ़ायदा ये मिला कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया। इस बार जो है राज्यसभा जब कार्यकाल ख़त्म हो गया तो जो 7 नामों की लिस्ट आई उसमें उनका नाम नहीं था। एक तरीके से कि उन्हें था कि साइड कर दिया गया या फिर दोबारा बीजेपी नहीं भेजेगी। लेकिन जब बीजेपी को ये दांव समझ में आया, खास करके आरएलडी के साथ आने के बाद वो खेल भी खुल गया कि हम अपना 8वां सांसद भी उत्तर प्रदेश से बना सकते हैं राज्यसभा के लिए, तो उन्होंने संजय सेठ की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। संजय सेठ पैसे रुपये से मजबूत आदमी, कभी जो है समाजवादी पार्टी में उनकी बड़ी अच्छी पकड़ हुआ करती थी, तो ये भी हुआ कि भाई ये संबंधों के आधार पे कुछ विधायक या कुछ वोट तोल ले जाएं, तो और प्लस जो मनी मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें कही जाती हैं कि चुनाव में उसका इस्तेमाल होता है, वो सारा भी प्रबंधन संजय सेठ उसमें भी क्षमतावान है। ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी लेकिन उनकी क्षमताओं पे किसी को संदेह नहीं है। तो संजय सेठ का नाम आया और अब जो तमाम तस्वीरें राजा भैया और ये जो एक एक, क्योंकि इस चुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण था, तो एक एक वोट के लिए उस तरीके की बैठकें हुई, उस तरीके की तस्वीरें आई, उस तरीके की चर्चा हुई। अब गरारी कहाँ फंसी है? गरारी फंस गई समाजवादी पार्टी के तीसरे कैंडिडेट पर। तीसरा कैंडिडेट होगा कौन, ये भी जो है बहुत ही दिलचस्प सवाल है। और जो जानकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि आलोक रंजन जी जो पूर्व मुख्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन जो चीफ सेक्रेटरी रहते, माफ़ कीजिएगा, उनकी दावेदारी जो समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीबी हैं, उत्तर प्रदेश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में थे, इवन घोषणा पत्र भी उन्होंने ही समाजवादी पार्टी का बनाया था, उनकी उम्मीदवारी फंस सकती है। क्योंकि जया बच्चन को भेजना लगभग तय बताया जा रहा है और उसकी 2 वजह हैं। पहला, एक तो एक जाना पहचाना परिचित चेहरा लोगों के लिए, कोई जनाधार की बात नहीं है लेकिन बड़ा चेहरा है, लोग जानते पहचानते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है कि ममता दीदी से जया जी के अच्छे संबंध हैं और अखिलेश यादव ममता बनर्जी का काफ़ी रिगार्ड करते हैं, उनको गुरु की तरह देखते भी हैं, तो उनकी बात तो कई बार मानते हैं, कई बार टालते नहीं हैं। तो इस वजह से ये संभावना है कि जया बच्चन को भेजना निश्चित है। जया बच्चन के बाद जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो रामजी लाल सुमन, दलित कम्युनिटी से आते हैं, फिरोज़ाबाद से कम उम्र में सांसद रह चुके हैं, अलीगढ़ और तमाम इलाकों में उनका प्रभाव बताया जाता है। तो एक वो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से उनको भेजा जा सकता है, उन्हें दूसरा कैंडिडेट बनाएगी समाजवादी पार्टी, ऐसा अब तक जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। अब फंसती दावेदारी आलोक रंजन की है। अब क्या सुबह तक कोई गेम पलटेगा, कोई खेल होगा, कुछ विधायक क्या इधर आएंगे या अखिलेश यादव ये अपने कुछ विधायकों को जोड़ पाएंगे, जो नाराज़ विधायक हैं उनको वापस ला पाएंगे, या फिर दूसरे कुनबे से भी 1-2 विधायक ला सकते हैं। इसीलिए चर्चा हो रही थी कि राजा भैया से मुलाकात हुई और उसके बाद शायद 2 विधायक उनके अगर वोट कर दें तो समाजवादी पार्टी की राहें आसान हो जाए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। राजा भैया की पार्टी और वो खुद भी बीजेपी के साथ वो जा रहे हैं, ऐसा अब लगभग क्लियर हो गया है। तो कल जब वोटिंग होगी उसमें ये भी साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को बचाए रखने में कितनी दमदारी दिखा पाई, जो अभी लग रहा है कि वो बिखर रहा है, हल्का ही सही। क्योंकि अगर 6 विधायक टूटते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। टूटने इन द सेंस कि अगर उन्होंने वोट बीजेपी को कर दिया, अंदर खाने भी पता तो लग ही जाता है, और खासकर नेताओं को तो पता चल ही जाता है। दूसरे पार्टी की खबर रखते हैं तो अपने पार्टी का तो पता चल ही जाएगा उन्हें, तो वो बीजेपी के समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। अब इनमें से जो नाम है लगभग जो हमने आपको नाम बताए वो तय हैं, राज्यसभा उनका पहुंचना। जो 7 नाम बीजेपी के वो पक्का हैं, 2 समाजवादी पार्टी के पक्के हैं, 1 पे चुनाव होना है। और राज्यसभा का चुनाव में सिर्फ जैसे आप समाजवादी पार्टी की समस्या है, इरफान सोलंकी उनके विधायक जो कानपुर वाले हैं वो जेल में हैं तो वो वोट नहीं दे सकते, आरएलडी उधर जा चुकी है, तो नंबर अपने आप उनका कम हो गया है। अब
उनका तीसरा कैंडिडेट, इसमें राज्यसभा के चुनाव में वरीयता भी देखी जाती है। आप देते हैं पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता। तो पहली वरीयता के मत में बीजेपी की संख्या ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा है, जिनमें इनकी संख्या ज़्यादा है तो 2 इनके चले जाएंगे। एक पे पेच फंसा था, लगभग कहानी क्लियर है कि संजय सेठ दोबारा राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन जब तक चुनाव ना हो जाए और जब तक नतीजे ना आ जाएं तब तक कुछ भी कहा जा नहीं सकता। तो हमें भी चुनाव और नतीजों का इंतज़ार है, और इंतज़ार है दोनों ही पार्टियों की दमदारी देखने का। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक हैं। आपको ये वीडियो, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।